हेलो स्टूडेंट, आज हम बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड के अंतर्गत प्रश्नावली 8.1 का तीसरा प्रश्न हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्न। निम्न व्यंजकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने के लिए आपको जो है दो विधि मैं बता चुका हूं, पर इसमें जो इजी होता है, जो आसान तरीके से आप कर सकते हैं, उस विधि से जो है हम लोग यहाँ पे महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। जैसे यहाँ पर पहला में दिया है 6m वर्ग l और 12m l का घात 3, इन दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे आसान तरीका होता है 6m वर्ग l, इसको जो है हम गुणनखंड के रूप में लिख देंगे। 6 को लिख सकते हैं 2 गुणित 3, उसके बाद m वर्ग को लिख सकते हैं m गुणित m, और साथ में दिया गया है l। ठीक वैसे ही दूसरा यहाँ पे दिया गया है 12ml का घात 3, तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणित 2 गुणित 3, 2 दूनी 4 दिया 12 गुणित m, और l का घात 3 है तो l को हम कितने बार लिखेंगे? निश्चित रूप से 3 बार लिखेंगे। यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड जब निकालते हैं तो यहाँ पर ये भी है, ये भी है, तो ये दो जो है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड बनता है। वैसे यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी m, यहाँ पर भी m, ये भी आ जाएगा। और यहाँ पर m तो है लेकिन इसमें और m नहीं है, तो l को लेते हैं और यहाँ से एक l को ले लेंगे और उभयनिष्ठ आ जाएगा l। तो ये दो दोनों में था निकाल दिए, 3 दोनों में था निकाल दिए, m दोनों में था निकाल दिए, l दोनों में था निकाल दिए। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा कितना आया? 2 तिया 6 और साथ में क्या है? ml। अतः ये जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आया है यही आपका क्या कहलाएगा? महत्तम समापवर्तक, और ये हो जाता है आपका 6ml। ये हो गया आंसर। महत्तम समापवर्तक का मतलब ये होता है, ये 6ml जो दिया गया है महत्तम समापवर्तक, इससे ये पहले वाले बीजीय व्यंजक को भाग देंगे तब भी भाग जाएगा, दूसरे वाले को भाग देंगे तब भी भाग जाएगा। महत्तम समापवर्तक का यही मतलब होता है। अब इसके बाद जो है हम लोग दूसरा इसका लेते हैं, तो दूसरा में दिया गया है 24a वर्ग bc, 24a वर्ग bc। तो 24 का जब गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 दूनी 4, दूनी 8 या 24। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 या 24। ए वर्ग है तो लिखेंगे a गुणित a, उसके बाद है b और उसके बाद है c। ठीक वैसे ही 20 bc वर्ग, तो 20 का हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 5, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 गुणित b, और c का वर्ग है तो c को कितने बार लिखेंगे? 2 बार। अब यहाँ से उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालेंगे। उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, ये तो आ गया, फिर से 2 2, ये भी आ गया। अब 2 और 3 है लेकिन इधर नहीं है, ए इसमें है दूसरे में नहीं है, तो बी को ले लेते हैं गुणित बी, और सी एक ठो और है तो इसको भी ले लेते हैं सी। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया? 2 दूनी 4 और साथ में क्या है? BC, और ये हमारा हो जाता है आंसर। तो यह आपका सेकेंड वाला भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद अगर हम थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड में क्या दिया है? x y क्यूब z, तो ये आपका x y क्यूब है तो कितने बार लिखेंगे हम? 3 बार लिखेंगे, और ये आपका z। ठीक वैसे ही यहाँ पर दिया गया है 10x स्क्वायर y। ठीक है, तो 10 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणित 5, x वर्ग को x गुणित x, और साथ में क्या है? y। अब इसमें से उभयनिष्ठ गुणनखंड जब निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा? उभयनिष्ठ गुणनखंड में 2 तो इधर है नहीं, x और x, ये आ गया x,
सेकेंड एक्स नहीं है, इधर है वाई, यहाँ पर भी है वाई, तो इसका जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिला, एक्स वाई। इसलिए आपका महत्तम समापवर्तक, यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया था, महत्तम समापवर्तक बराबर क्या आ जाएगा, 4bc। ठीक वैसे यहाँ पर महत्तम समापवर्तक कितना प्राप्त हुआ, एक्स वाई जो है प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से आसानी से जो है आप इसको कर सकते हैं। अभी और भी क्वेश्चन है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। इसका चौथा देखते हैं। चौथा में दिया गया है 14x³ वाई। 14 का गुणनखंड क्या होगा, 2 गुणित 7, x³ का x इंटू एक्स और साथ में है y। और इसी प्रकार से है 21 को क्या लिखोगी, 3 गुणित 7। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड में आएगा, 2 तो इधर है नहीं, 7 और बाकी कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो महत्तम समापवर्तक कितना आ गया, यह आ गया 7 और ये हो गया आंसर। पांचवा में देखते हैं। पांचवा में दिया गया है 22 p वर्ग q वर्ग r। तो ये हो जाएगा आपका 22 का 2 गुणित 11, p वर्ग का p गुणित p, q वर्ग का q गुणित q और यहाँ साथ में है r। इसके बाद है 33 p q स्क्वायर r स्क्वायर। ठीक है, 35 का हो जाएगा 3 गुणित 11 गुणित p, q वर्ग है तो q गुणित q और r वर्ग है तो r गुणित r। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड में कौन सा आएगा, 2 3 तो नहीं है, 11 है, लिख दिए। यहाँ पर p, यहाँ पर p, इसको भी ले लिए। अब यहाँ पर p तो है लेकिन इधर q है, तो ये q को ले लेते हैं, तो q आ गया। फिर सेकेंड वाला q भी है, इसको भी ले लेते हैं। फिर r है, इसको भी ले लेते हैं। तो ये हो गया 11p q का वर्ग r, q 2 बार है, तो महत्तम समापवर्तक हमारा क्या आ जाएगा, 11p q वर्ग r और ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस प्रकार से जो है ये आपका पांचवा हो गया। इसके बाद देखते हैं हम लोग छठवां। छठवां में दिया हुआ है हमको 3xy, क्या हो जाएगा, एकदम इजी है, 3 गुणित x गुणित y। 23x वर्ग z, 23 का कोई गुणनखंड नहीं होता है तो लिख दिए 23, x वर्ग है तो x गुणित x और z है तो यहाँ पे लिख दिए z। अब यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं, तो यहाँ पर ये आपका x और x और बाकी जो है ही नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर x, तो महत्तम समापवर्तक ये भी क्या आ जाएगा, x, और ये हो गया हमारा आंसर। एक अंतिम प्रश्न बच गया है, इसको देख लेते हैं। 6pqr और 23xyz। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, चर राशि pqr यहाँ पर है और यहाँ पर xyz है, दोनों में तो कोई समानता है ही नहीं, तो ये चर राशियों में तो उभयनिष्ठ हमको नहीं मिलने वाला। लेकिन यहाँ पर अचर को भी लेते हैं 6, इसका क्या होगा, 2 गुणित 3, 23 का तो कोई गुणनखंड ही नहीं होगा, मतलब इसमें से क्या उभयनिष्ठ गुणनखंड हमको एक भी नहीं मिलेगा। 6 को आप लिख सकते हैं 1 गुणित 6 और ये हो गया p गुणित q गुणित r। 23 को लिख सकते हैं 1 गुणित 23 और ये आपका x गुणित y गुणित z। अब इनमें से क्या उभयनिष्ठ दिख रहा है, केवल एक। अब बोलोगे कि बाकी में आपने एक को क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें कोई भी गुणनखंड नहीं आ रहा है और एक भी गुणनखंड होता है लेकिन उसका यूज नहीं होता जनरली, अगर कोई दूसरा गुणनखंड हमको उभयनिष्ठ प्राप्त हो रहा है तो। अब यहाँ पर कोई भी उभयनिष्ठ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसलिए हमको एक को लेना पड़ा है, तो यहाँ पर आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना मिल रहा है, एक, इसलिए महत्तम समापवर्तक भी हमको कितना प्राप्त होगा, एक।
और ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से प्रश्नावली 8.1 का तीसरा में हम महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना सीखा। इसके साथ ही प्रश्नावली 8.1 कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।